हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से वापसी है आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन में। हमने लास्ट पार्ट वन के अंदर हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसके लगातार, और आज हम 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पार्ट वन नहीं देख रखा है तो पहले आप पार्ट वन देख लो। आपको ऊपर आई कार्ड में वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लिया गया, फॉर्म द बेसिस ऑफ विच 5 ईयर प्लान। तो ये कौन से 5 ईयर प्लान का आपको मतलब बेसिस क्या करता है, तैयार करता है। देखो डियर, पहली बात तो आप एक तरीका समझ लो कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, सिंपल सी बात है भाई, जो आपके पास फर्स्ट 5 ईयर क्या आया है, प्लान आया है, ठीक है, वो था आपका 1 अप्रैल 1951 से 1956। अब भाई 5 साल तो यही होता है, 1951 से लेकर के 1956। तो अगर कोई भी रेजोल्यूशन जो 1956 में लिया जा रहा है, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए तो लिया नहीं जाएगा, क्योंकि 1956 में लागू हो जाएगा सेकेंड। तो ये क्या करता है, सेकेंड 5 ईयर प्लान का बेस क्या करता है, प्रिपेयर करता है। तो फर्स्ट नहीं, फोर्थ नहीं, सेकेंड। ये देखो सी है आपका ऑप्शन, सी करेक्ट आंसर है। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो लिया गया कि हम क्या करेंगे, अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, अच्छा बनाएंगे, और इंडस्ट्रीज के अंदर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। तो वो सेकेंड 5 ईयर प्लान का क्या करता है, बेस तैयार करता है कि हम ये क्या करेंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर इंडस्ट्रीज पे हम क्या करेंगे, ज्यादा फोकस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, और 12 के अंदर देखते हैं, सिंपली देखो, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिफर्स टू, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किसे कहा जाता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसका मतलब होता है कि अपने देश की अंदर, अपने देश के अंदर, अगर मैं सिंपली बात करूं तो अपने देश के अंदर जो टोटल वर्क फोर्स है, मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, वो एक्चुअल में टोटल पॉपुलेशन कहां पर, जो अपने देश की जो टोटल पॉपुलेशन है, वो टोटल पॉपुलेशन किन सेक्टर के अंदर अपना अपना काम कर रही है, तो किस सेक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, एम्प्लॉयड है। तो जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, टर्चरी सेक्टर के अंदर कितने लोग क्या है, एम्प्लॉयड हैं। तो देखो साइज ऑफ लेबर फोर्स इन द कंट्री, एक कंट्री के अंदर लेबर फोर्स का साइज, तो ये तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर नहीं बताएगा भाई। नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द कंट्री, एक देश के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अमॉन्ग डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो एक देश के अंदर डिफरेंट सेक्टर्स में कितने लोग क्या है, इन्वॉल्व हैं। तो करेक्ट आंसर भाई कि एक देश की टोटल पॉपुलेशन किन किन सेक्टर्स के अंदर क्या है, एम्प्लॉयड है। सिमिलर सी बात है ये, तो सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं थर्ड वन, ठीक है, 13 क्वेश्चन की। 13 क्वेश्चन के अंदर देखते हैं कि 13 क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो यहां पर, डैश इज द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस विच इज सोल्ड इन मार्केट बाय फार्मर्स आफ्टर मीटिंग देयर सेल्फ कंजप्शन रिक्वायरमेंट। मतलब कि एग्रीकल्चर, भाई देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, जब भी कभी भी आप अपने खेत के अंदर अनाज उगाओगे, तो भाई अनाज उगाने के बाद, ठीक है, जो भी आप अनाज उगाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए इसमें से अनाज क्या करोगे, रखोगे। किसके लिए रखोगे, सेल्फ कंजप्शन के लिए। और सेल्फ कंजप्शन के बाद जो बचेगा उसको आप क्या कर दोगे भाई, जो बचेगा मतलब जो आपके पास ज्यादा अनाज है, ठीक है, तो उसे कहा जाता है भाई मार्केटेबल सरप्लस। उसको आप क्या करोगे, मार्केटिंग करोगे, उसको आप क्या कर दोगे, बेच दोगे। तो मार्केट करने के लिए जो भी आपके पास सरप्लस अनाज बचेगा उसे आप क्या कर दोगे, बेच। तो इसे मार्केटेबल सरप्लस कहा जाता है, ट्रेड सरप्लस नहीं, मार्केटेबल सरप्लस। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। भाई ध्यान पूर्वक पढ़ो और इसको समझो। देखो स्टेटमेंट वन क्या कहता है, स्टेटमेंट वन के बारे में बात कर लेते हैं। पोवर्टी लाइन इन इंडिया इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मिनिमम न्यूट्रिशनल calorific requirement of an individual in a day।
तो मतलब सिंपल सी बात है भाई, वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, वो बोल रहे हैं कि पोवर्टी लाइन इन इंडिया इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू। जो पोवर्टी लाइन इंडिया के अंदर है भाई, वो कैसे डिसाइड की जाती है, तो वो मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है। तो सिंपल सी बात है भाई, जो हमारे यहाँ की पोवर्टी लाइन है ना, ये कैलोरी इनटेक कि कितनी कैलोरी आप पर डे लेते हो, इस कैलोरी को, ठीक है, मतलब फुलफिल करने के लिए मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना किया जाता है, इसके आधार पे है। तो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मिनिमम न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इन अ डे। तो बिल्कुल बात सही है भाई, ये तो सिंपल सी बात है कि इसी के आधार पे क्या है, किया गया है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, एकदम ट्रू है, सही है। ठीक है, तो स्टेटमेंट टू मतलब स्टेटमेंट वन तो भाई साहब सही है। तो मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी इसको करने का तरीका मैंने तुम लोग को बता ही रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये सबसे पहला वाला जो है वो क्या है कि इसी के आधार पे किया जाता है, इसी के आधार पे किया जाता है भाई। और कितना किया जाता है अगर देखोगे तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कैलोरी इनटेक कितना है भाई, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर देखोगे तो कैलोरी इनटेक है, कर रहा हूँ के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे। और इसके लिए भाई मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर आपको करना पड़ेगा अगर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर तो 816 रुपए, ठीक है, पर पर्सन पर मंथ। और अगर शहरी क्षेत्र के अंदर हो तो 2100 कैलोरी पर पर्सन पर डे। ठीक है, और अगर इसको रिक्वायरमेंट करने के लिए आपको पैसे की जरूरत है तो वो है 1000, कितनी है 1000। ठीक है, तो ये आपको पता ही है इन सब चीज़ों का। तो ये भाई पहला पॉइंट सही है। अच्छा, स्टेटमेंट टू क्या कहता है भाई, स्टेटमेंट टू के बारे में भी जान लो। स्टेटमेंट टू भाई साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं द डेफिनेशन ऑफ पोवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म्स हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। द डेफिनेशन ऑफ पोवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म्स हैज नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स। मतलब जो मॉनेटरी पोवर्टी लाइन की जो डेफिनेशन है, ठीक है, मॉनेटरी टर्म की, वो मतलब बहुत सालों से चेंज नहीं हुई है। ठीक है, तो देखो भाई, ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट जो है आपका ये फॉल्स है। पोवर्टी लाइन की डेफिनेशन टाइम टू टाइम क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, और अगर पहले बात की जाए, पोवर्टी लाइन जो था वो जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग से डिसाइड होता था, उसके बाद फिर ये क्या हो गया, कैलोरी इनटेक एमपीसी मेथड से, और फिर अप टू डेट किया जाता रहता है, अगर सिंपली आपको बात बताया जाए तो। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, क्या दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, नहीं भाई। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू नहीं है। ठीक है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स फॉल्स, क्या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स, नहीं। स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, बिल्कुल सही भाई। स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, क्लियर है। तो यहाँ पर ये चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव गिवन बिलो। मतलब हमें फॉलोइंग स्टेटमेंट सही से पढ़ना है और सभी से सही सही आंसर देना है भाई। तो जल्दी देखो, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट वन, इंडिया इज ऑफन कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। भाई स्टेटमेंट, क्या इंडिया को आउटसोर्सिंग हब कहा जाता है भाई? बिल्कुल, हम लोग बहुत सारी चीज़ें आउटसोर्सिंग करते हैं। ठीक है भाई, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि ये एकदम ट्रू है, मतलब कि ये क्या है, एकदम ट्रू है ये वाला। क्यों ट्रू है? क्योंकि आउटसोर्सिंग का मतलब होता है भाई कि सिंपल सी बात है, समझ लो, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि हम किसी भी फर्म का कोई एक छोटा सा पार्ट हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। जैसे कि सैमसंग है, सैमसंग अपना भाई मोबाइल फोन्स बनाती है, ठीक है, सैमसंग जो है, और वॉशिंग मशीन्स बनाती है सैमसंग, बहुत सारे ऐसे मतलब बनाती है। लेकिन सैमसंग का जो कॉल सेंटर है वह, मान लेता हूँ कि हमारे यहाँ की किसी कंपनी के द्वारा क्या किया जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा है। जैसे अपने देश की कंपनी वेब बिज के द्वारा। ठीक है, तो इसका एक काम, जो कॉल सेंटर का काम है, वो किसने कर रखा है, हमारे देश की कंपनी को, थर्ड पार्टी को दे रखा है। इसे कहा जाता है आउटसोर्सिंग, और ये चीज़ हमारे यहाँ पे बहुत होती है भाई। अच्छा, उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटस गेन्ड बाय इंडिया एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। मतलब कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है, ठीक है, और स्किल्ड मैन पावर की वजह से हमें ये आउटसोर्सिंग का काम बहुत ज़्यादा मिलता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हमने ये साबित भी कर रखा है, और हमारा ये अच्छा स्टेटस भी है कि हमारे पास स्किल्ड मैन पावर बहुत ही सस्ते दाम पे क्या हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। और भाई यहाँ ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ए पॉइंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे, आगे देखते हैं। देखो, नेक्स्ट आता है 16 नंबर, देखते हैं 16 नंबर करते हैं। ठीक है, इसको देखो 16 नंबर को, ठीक है, इसको थोड़ा
कलर करते हैं चेंज। तो बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन 1960, मतलब कि 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन से, मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के एडवेंट से पहले इंडिया वाज प्राइमली डिपेंड ऑन डैश फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स। तो किसके ऊपर डिपेंड थी भाई? देखो, अगर मैं बात करूँ ना, तो हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, मतलब सेल्फ कंजप्शन के लिए फार्मिंग करते थे। और बाद में जब हम फूड क्रॉप पे शिफ्ट हो गए थे, फूड क्रॉप पे हमें फूड क्रॉप के लिए ब्रिटिशर्स ने प्रमोट किया था। तो हमारे यहाँ मतलब कैश क्रॉप पे हम शिफ्ट हो गए थे। कैश क्रॉप के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? प्रमोट किया था। तो हमारे पे फूड क्रॉप की कमी आने लगी थी। और फूड क्रॉप के लिए हम लोग जनरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, अमेरिका के ऊपर भैया डिपेंड हो गए थे। और यहीं से हम खाने पीने का मंगाया करते थे। समझ गए बात को? तो अमेरिका के ऊपर भाई डिपेंड थे। किसके ऊपर डिपेंड थे? अमेरिका के ऊपर। From the following given sets of statement in column 1 and second, choose the correct pair of statement। तो भाई कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, इनके अंदर हमें क्या करना है? एक करेक्ट मैच बनाना है। क्लियर है? तो एक करेक्ट मैच चलो बना लेते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं। सिंपली देखना करेक्ट मैच क्या है। एक्सपोर्ट ऑफ फूड, ध्यान से देखना, एक्सपोर्ट ऑफ फूड एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, excess of export of goods over the import of goods, export of goods and services, excess of export of goods over the import of goods। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब तो ये बिल्कुल नहीं होता है भाई। एक्सपोर्ट्स मतलब होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज को हम क्या कर रहे हैं? भेज रहे हैं। और इसका मतलब होता है कि एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओवर द इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मतलब एक्सपोर्ट्स गुड्स हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट से ज़्यादा हो रहा है। इंपोर्ट हम कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम क्या कर रहे हैं? ज़्यादा कर रहे हैं। तो इन दोनों का कोई तुक नहीं बैठता है। तो ये मतलब कि मैच नहीं है, ये गलत है। ट्रेड सरप्लस, ट्रेड सरप्लस एन एलिमेंट ऑफ इन्वेज, ट्रेड सरप्लस एन एलिमेंट ऑफ इन्वेज, इन्विजिबल आइटम के एलिमेंट्स होते हैं सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, बैंकिंग है, कोरियर है, ठीक है, ये सब होता है। ठीक है, तो ये गलत है ट्रेड सरप्लस। अच्छा, करेंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्डेड एज अ पॉजिटिव आइटम इन बीओपी अकाउंट। करेंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अगर हम करेंट ट्रांसफर्स करते हैं, देते हैं, तो हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है। और ये बीओपी के क्रेडिट नहीं, ये बीओपी के डेबिट साइड आएगा, मतलब नेगेटिव साइड आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो बचा यही, यही आपका वैसे भी सही होगा। ठीक है, तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, तो बिल्कुल सही बात है भाई। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ पे क्या करते हैं? बहुत सारा इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। डी का चौथा वाला ये क्या कर रहा है? आपस में एकदम करेक्ट मैच कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर पे। ठीक है, 18 नंबर हम लोग करते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज सेट अप इन 1982 एज अ slash the dash body to coordinate the activities of all institutional involved in rural financing system। ठीक है, फाइनेंसिंग सिस्टम। तो देखो भाई, नाबार्ड जो है ना, जितने भी रूरल बैंक से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के बैंक से जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मतलब कि ऋण प्रदान करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जैसे आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ठीक है, क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या फिर आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ठीक है, या आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं, या आपके रीजनल रूरल बैंक्स हैं। इन सभी का, जैसे इन सभी का एक क्या है? अपेक्स बॉडी है। इन सभी की क्या है भाई? वो अपेक्स बॉडी है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। और ये इसलिए, ठीक है, तो ये इन सब की एक अपेक्स मुख्य प्रधान बॉडी है, जो इन सभी को क्या करती है? सहायता प्रदान करती है। अगर इनके पास कभी भी कोई कमी आई, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कृषि से संबंधित या किसी भी क्षेत्र से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अगर ऋण देने में इन्हें प्रॉब्लम आई, क्योंकि इनके पास अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, तो इसको कौन हेल्प करेगा? नाबार्ड हेल्प करेगा इन सभी बैंक को। तो ये क्या है? रीजनल क्रेडिट बैंक को ग्रामीण क्षेत्र के अंदर प्रमोट करता है कि वो वहां पे क्या करते रहे? लोन वगैरह देते रहे। तो कोऑपरेटिव बॉडी है, अपेक्स बॉडी है, माइक्रो है, या फिर माइक्रो क्रेडिट है, या फिर प्राइवेट क्रेडिट है। अगर इसके बारे में बात की जाए भाई, तो यहाँ पे क्या है? ये एक अपेक्स बॉडी है। क्या है भाई? ये एक प्रधान है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है भाई, इसमें आपको कंफ्यूज होने वाली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू वैक्सीनेट द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। The government of India has decided to vaccinate the adult population of India with Covaxin या Covishield without any charge. This would be categorized as, भाई देखो, भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि भाई वो क्या करेंगे, एडल्ट पॉपुलेशन को वो वैक्सीनेटेड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं तो इससे गवर्नमेंट की ना तो एसेट्स बढ़ रही है, सिंपल सी बात है भाई, सी बातें नहीं है, तो ना तो उसकी एसेट्स बढ़ रही है, क्योंकि अच्छा पहली बात तो ये खर्चा है, खर्चा है तो ना तो इससे एसेट्स बढ़ रही है और ना ही उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी थी। तो ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज पे अगर कोई फर्क आता तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, इससे अगर कोई एसेट्स बढ़ती या लाइबिलिटीज कम होती तो उसे हम कैपिटल नेचर कहते हैं। अगर एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर कोई फर्क आता है, लेकिन एसेट्स और लाइबिलिटीज के ऊपर कोई फर्क नहीं आ रहा तो वो क्या है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 20 नंबर पे, ठीक है। डैश इज नॉट अ रीजन फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। ये गरीबी का कारण नहीं है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत बड़ा कारण है गरीबी का। राइज इन पर कैपिटा जीडीपी, राइज इन पर कैपिटा जीडीपी, अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लग जाए, अगर भैया प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो ये गरीबी का कारण कहाँ है, तो अमीरी का कारण है, ठीक है। तो ये सही है कि ये गरीबी का कारण नहीं है। अच्छा, इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में, हाइपोथेटिकल मतलब होता है कि आप मतलब अपने बस ख्यालों में सोच लो इसे, जो चीज़ ख्यालों में सोची जाती है ना उसे हाइपोथेटिकल कहा जाता है, समझ रहे हो। और ख्यालों में तो आप लोग बहुत कुछ सोचते हो, तो ख्यालों में तो शाहरुख, सलमान, अक्षय, करीना, कैटरीना सब सोच डालो है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। अब ख्यालों से निकलो और अपने दूसरे वाले ख्याल में जाओ, पढ़ाई वाले। इन द हाइपोथेटिकल इकोनॉमी मिस्टर नीरज हैज डिपॉजिटेड 100 इन द बैंक। मतलब मिस्टर नीरज कितना डिपॉजिट कर रहे हैं, 100 एक बैंक के अंदर। इफ इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो अदर करेंसी सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी, अगर ये अज्यूम किया जाए कि वहां पर और कोई भी सर्कुलेशन नहीं है करेंसी का, ठीक है, देन द टोटल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी विल बी, तो टोटल मनी सप्लाई कितना है इसके अंदर। तो भाई देखो, अगर वो 100 रुपये बैंक में जमा कर रहे हैं, उसके पास और कुछ भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है भाई, 100 रुपये ही मनी सप्लाई होगी, ठीक है, क्योंकि टोटल मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज टर्म्ड एज मनी सप्लाई। और इस हाइपोथेटिकल इकोनॉमी में नीरज ही है और नीरज के पास 100 रुपये है, वो भी उसके बैंक अकाउंट में है, ठीक है। तो टोटल पैसा जो भी है उसके पास, चाहे वो कैश में चाहे बैंक में है, उसको हम क्या कर देंगे, टोटल करके हम दे देते हैं। तो अगर 100 रुपये है तो 100 ही रुपये मनी सप्लाई है। सिंस इंडिपेंडेंस India has witnessed a considerable fall in the infant mortality rate in India. Identify which of the following may not be one of the reasons for the fall in the infant mortality rate. मतलब कि भारत आजादी के बाद से ही लगातार शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, लगातार शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, ठीक है। तो भाई बहुत अच्छी बात है कि हमारा यहाँ का जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो बहुत कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है, फॉल हुआ है, ठीक है। तो बताओ इनमें से कौन सा कारण, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग में नॉट बी वन ऑफ द रीजन फॉर द फॉल इन इन्फेंट, तो कौन सा कारण नहीं हो सकता है। इंप्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटी ओवर द इयर्स, भाई इंप्रूवमेंट हुआ हेल्थ फैसिलिटी में, तभी उसके अंदर क्या आई होगी, कमी आई होगी शिशु मृत्यु दर में। इंप्रूवमेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड ओवर द इयर्स, भाई लिटरेसी रेट अगर बढ़ा होगा तभी लोग क्या करते हैं अब, मतलब लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ जैसे कार्य करते हैं, तो इसके कारण भी लगातार इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया के अंदर क्या हुआ है, कम हुआ है। फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन ओवर द ईयर, डियर ये मिल गया आंसर। फॉल इन, अगर एक बात बताओ, अगर लोगों की आजीविका का स्तर गिरा होता तो शिशु मृत्यु दर और बढ़ गई होती, क्योंकि लोग साफ सफाई से नहीं रहते, अच्छे तरीके से नहीं रहते, ठीक है, तो उनके बच्चे मतलब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं हो पाते, बीमार पड़ जाते। लेकिन भाई लगातार साफ सफाई होती रही है, लगातार लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होता रहा है, और इसीलिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में क्या आई है, कमी आई है। तो ये पॉइंट जो है आपका यहाँ करेक्ट है। अच्छा, 23, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट वाले सवाल यहाँ पर, ठीक है, तो चलो कर। देखो लिखा है सब्सिडीज डू नॉट, भाई देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है। सब्सिडीज डू बर्डन ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ नेशन। अगर हम सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं, अगर एक देश किस मतलब क्या देता है, अगर सब्सिडी देता है तो वो देश के फाइनेंशियल हेल्थ पे कोई भी बोझ नहीं डालता है, भाई ये बात तो गलत है।
अगर सरकार सब्सिडी देती है तो वो सब्सिडी का पैसा जो होता है वो कहीं ना कहीं टैक्स से ही क्या करती है, टैक्स रेवेन्यू से, ठीक है, क्या करती है, पूरा करती है। तो ये सरकार के फाइनेंशियल हेल्थ पे बर्डन डालता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्टेटमेंट 2 भी देख लेते हैं। कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडीज में वायलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडीज, अगर सब्सिडीज का कंप्लीट रिमूवल कर दिया जाए, मतलब किसी को भी सब्सिडी प्रोवाइड ना की जाए, तो मे वायलेट द एम ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इससे हो सकता है कि इक्विटेबल, जो हमारा एक एम है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इक्वल करने के लिए, इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिच सेक्शन पे ज़्यादा टैक्स लगा देते हैं। तो रिच सेक्शन पे टैक्स इम्पोज करने से इनकी परचेजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और पुअर सेक्शन को हम क्या करते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि इनकी परचेजिंग पावर क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो भाई अगर इनकी कम होगी और उनकी क्या होगी, बढ़ेगी, तभी तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के लक्ष्य को क्या किया जाएगा, अचीव किया जाएगा। और अगर हम पूरी तरीके से सब्सिडीज को हटा देंगे तो ये लक्ष्य बिल्कुल भी पूरा, क्योंकि पूरी तरीके से अगर सब्सिडीज हटा दोगे तो पुअर सेक्शन फिर इनके बराबर कभी भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसकी परचेजिंग पावर फिर बढ़ नहीं पाएगी। और बिल्कुल भाई ये बात एकदम सही है, ट्रू है, कि कहीं ना कहीं अगर सब्सिडीज को पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा तो जो हमारा लक्ष्य है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होना चाहिए, उस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो डी पॉइंट देखो यहाँ पे, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखो उसके बाद आता है 24 नंबर, ठीक है। तो सेक्शन ए का आपका लास्ट क्वेश्चन है 24, ठीक है। 24 को कर लेते हैं हम लोग। प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेनली कॉज्ड बाय। प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है, अगर सिंपली मैं बताऊं तो प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस मतलब कि भारत की स्वतंत्रता के पहले द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेनली कॉज्ड बाय, जो मतलब कि कृषि क्षेत्र के अंदर जो स्थिरता आई थी वो किन वजह से आई थी। तो भाई कृषि क्षेत्र के अंदर जो स्थिरता थी, ठीक है, वो मेनली इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट हो तो होता ही नहीं था भैया। कहाँ करती थी ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती थी एग्रीकल्चर में। इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर फैसिलिटीज, एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज में भाई कुछ नहीं। एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज मतलब ये भैया बहुत गलत। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, हाँ ये उन्होंने किया था, हमारे यहाँ पे लैंड सेटलमेंट सिस्टम लगा दिया था, जिससे कि जो जमींदार लोग थे वो जबरदस्ती लगान वसूला करते थे, ठीक है। और इसकी वजह से ही हमारे किसानों की हालत बद से बदतर होती गई, और हमारे यहाँ पर कोई भी एग्रीकल्चर के अंदर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो डी इज द करेक्ट आंसर, ये सभी लोगों को पता है। तो सेक्शन ए यहाँ पर हो जाता है खत्म। सेक्शन बी करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ आप इसे क्या कर दो, भेज दो। और कोई भी डाउट है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 7703935573। अपना क्वेश्चन यहाँ पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। बस आप अपना नाम और यूट्यूब के थ्रू आपको ये मिला है, ठीक है, कॉन्टेक्ट, तो ये आप लिख देना और अपना क्वेश्चन भेज देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुभ रात्रि।